जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेजिडेंस परमिट फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना लेता हूँ कि कैसे रेजिडेंस परमिट फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो ये सारा रेजिडेंस परमिट फॉर्म है। बेहतर यही होता है कि आप इसको जर्मन में ही फिल करें, तो आपका अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे EU पास फील्ड, यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है। मतलब आपने यूरोपियन स्टैंडर्ड फ़ोटो लेनी है और वो यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है। बेहतर है पेस्ट करें, क्लिप मत करें या स्टेपल ना करें, फॉर्म ख़राब होता है, स्कैन करना होता है, तो बेहतर है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे आपने बित्ते उतर श्रीबंजी हियर ऊपर वाइट एरिया में आपने साइन करने होते हैं, लेकिन ये साइन भी बेहतर है आप उनके सामने जाके करें। यहाँ पे मतलब आप खुद मत करके लेके जाएं, वो अपने सामने करा लेते हैं। नीचे देखें आपने सेकंड पॉइंट पे लिखा है डेट कैसे बित 10 बित इन फॉर्मेट TT टैग टैग .mm मंथ डॉट ईयर आपने ऐसे फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे है वो उसने लिखा है कि ये इस फॉर्म में ज़्यादातर मैन मतलब मेल को एड्रेस किया गया है, लेकिन ये सब के लिए फीमेल मेल सब के लिए, खैर वो हदायतें हैं। अच्छा, अब जो नीचे 3 पॉइंट है ये आपने देखें रेड में लिखा है नुअ फॉर्म देन बिहोइदे आउसजुफुलन, मतलब ये जो है ये उनकी जो एम्बेसी के ऑफिसर्स हैं वो करेंगे। टू बी ये इसका मतलब ये कंप्लीटेड बाय द अथॉरिटी, तो ये वो फिल करेंगे, आपको इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऊपर वाली 3-4 चीज़ें हैं जिनके बारे में कुछ बात करनी ज़रूरी थी। नीचे आ जाएं तो ये पॉइंट है जी, अंतराक फॉर दी अर्ताइलुंग आइनर, मतलब आप क्या फिल कर रहे हैं। ए पे स्टूडेंट है, बी पे फैमिली कम्युनिटी है विद स्टूडेंट, तो ज़ाहिर अगर आप स्टूडेंट पे जा रहे हैं तो आपने स्टूडेंट करना है। उसके बाद जी फर्स्ट पे है जो जो ए पॉइंट है, मतलब यानी कि 4 पॉइंट पे 4 पॉइंट का मतलब अस्त अंतराक मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन, आपने फर्स्ट एप्लीकेशन को उस पर क्लिक करना है। या अगर आपकी फरलांगरुंग है तो फिर आपने दूसरी पे क्लिक करना है, लेकिन ज़ाहिर आपकी फर्स्ट है तो आपने फर्स्ट करना है। अच्छा, इसके बाद बी पॉइंट है जी आपका फैमिली नेम, अपने फैमिली नेम जो है आपका सर नेम वो आ जाएगा। कोई एडिशनल फैमिली नेम है तो वो आ जाएगा पॉइंट 9 पे, नहीं तो पॉइंट 10 पे आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद आपने दातुम आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है 11 नंबर पे। 12 पे आपने लिखना है आपका सिटी ऑफ द बर्थ, मतलब जो आपके पासपोर्ट पे है, इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद, जो व्हाट्सएवर है। उसके बाद किबुत्स औरत 13 नंबर इज़ पाकिस्तान। उसके बाद आपका फैमिली स्टैंड आ गया, लेडिक इज़ सिंगल, फरहराइतत इज़ मैरिड, जिसका जो भी है जैसे उसने वो फिल कर लेना। सोशल फसीकरुंग नंबर ये आपका खाली रहेगा, इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं। ये ऑस्ट्रिया में आके आपको मिलता है जब आप इंश्योरेंस इनकी अपनी लेते हैं, OGK वाली। आगे आपका मेल फीमेल मानलिश बाइबलिश। और उसके बाद नीचे पॉइंट नंबर 21 आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी या पाकिस्तान। और साइट मतलब सेंस, यहाँ पे आप डेट एंटर कर लें जब से आपके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है, जब से आप पैदा हुए हैं तब से, नहीं तो यहाँ पे मतलब आप बाय टिल बर्थ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडिशनल फ्रूअर स्टार्ट जो है, अगर आपकी कोई नेशनलिटी इससे पहले थी, मतलब कुछ लोग होते हैं जो कहीं और बॉर्न होते हैं गल्फ में कहीं समथिंग, तो वो वहाँ पे एंटर कर देनी है और कब से थी क्या थी उसका डाटा, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है। आगे फैमिलियन डाटा आ गया जी, आपका फैमिली नामे में देर फादर्स मतलब आपके वालिद साहब का नाम पॉइंट नंबर 27 में, उनका फैमिलियन नेम मतलब उनका सर नेम, और उनका फोर नेम जो है वो उनका फर्स्ट नेम आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट जो ऊपर बी पॉइंट है इसका ऊपर वाला एरिया फिल हो जाएगा इस तरह सारा, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें आपने खाली छोड़नी है आप उसकी जगह लाइन भी लगा सकते हैं, NA भी लिख सकते हैं, मतलब नॉट एप्लीकेबल कुछ लोग लिख देते हैं, कुछ लोग खाली भी छोड़ देते हैं, तो कोई मसला नहीं, जैसे आपको बेहतर लगता है। उसको लाइन मार के भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है आप उसको खाली छोड़ दें, क्योंकि इसमें कोई इतना बड़ा मसला तो होता नहीं है, ठीक है। नॉर्मली लोग ऐसे डॉट 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 डाल देते हैं ताकि पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ फिल नहीं करना, सही। अब इसके बाद जब ये आपका बी वाला पॉइंट आई थिंक होपफुली क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये सब कुछ होना है, और बस नेशनलिटी है डे उसमें वही आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और अपना नाम जो है अपने पासपोर्ट के रिलेटेड वहाँ से चेक करके लिखना है, वहाँ पे जो सर नेम है जो फर्स्ट नेम है उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ऐसे नहीं कि आप अपना कुछ भी लिख दें। अगर कोई और फैमिली नेम बीच में आता है तो वो भी लिख सकते हैं। अब आगे नीचे जी, नीचे पॉइंट नंबर 29 में आपका मदर की डिटेल्स आ गई, 29-30 में मतलब उनका सर नेम उनका फर्स्ट नेम, ठीक है। 31 में आ गया जी, आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल्स लिखनी है, राइजे पासिस पासपोर्ट, दीन्स्ट पास कोई टेक्निकल पासपोर्ट है कोई इस किस्म का, कोई दूसरा तो वो, वरना डिप्लोमेटिक पास, और वो या जो कुछ भी आ गया उसके बारे में। फिर उसका नंबर में उसका नंबर आ जाएगा पॉइंट 35 में पासपोर्ट नंबर, 36 में उसका डेट ऑफ वो आ जाएगा इशुएंस,
और 37 पे ओर्थ जहाँ पे लिखा है वहाँ पे प्लेस आपको कहाँ पे मिला, पाकिस्तान लिख दें, सब लोग पाकिस्तान ही लिखते हैं। गुलतिक बेस का मतलब है वैलिड अनटिल, तो जब तक वो वैलिड है उसकी डेट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपका पहला है तो ये पॉइंट नंबर 35 का मतलब ये है कि इससे पहले आपके पास कोई वो है रेजिडेंस परमिट, अगर है तो येस, और उसके आगे रेड प्लस या जो कुछ भी है वो लिख के उसका नंबर, नहीं तो 9। अगर आप फर्स्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो पहले आपके पास रेजिडेंस परमिट नहीं है तो 9। जब उसके बाद सी पे आ गया जी आपका एड्रेस, जहाँ पे आप करंट एड्रेस पे लिख रहे हैं बोन सिट्स देयर जाइतीगर, मतलब अभी जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो वो पॉइंट सी पे आएगा। वहाँ पे आप लैंड में पाकिस्तान, पोस्टल जाल आपका पोस्ट कोड जो है वो लिखेंगे, आगे नीचे हाउस नंबर ब्ला 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 स्ट्रीट जो भी, और जो सिटी है वो, आगे टेलीफोन नंबर अगर वो देना है पीटीसी या जो व्हाट्सएप वो लिख सकते हैं, मोबाइल में आप अपना टेलीफोन नंबर दे देंगे, और ईमेल में आप अपना ईमेल लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपका करंट एड्रेस आ जाएगा जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपके बिल्कुल, अब इसमें लड़कों का सवाल होगा जी परमानेंट लिखें प्रेजेंट लिखें, तो इसमें करंट एड्रेस उन्होंने पूछा जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, तो सी पे आपका वो वाला एड्रेस आ जाएगा। सही, तो इसके बाद डी पे आपने इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी फैमिली की। सही है, इस पे इन्होंने देखें ग्रे में ये वार्निंग दी हुई है, इट्स अ वार्निंग, अख्तुम इस वार्निंग के आपके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी आपने डिटेल्स देनी है। फैमिली मेम्बर से मुराद यहाँ पे वो है जो आपके स्पाउस पार्टनर या आपके बच्चे हैं उनके बारे में पूछा गया। आपके मदर पेरेंट्स का तो उन्होंने पूछ लिया, और फैमिली में बहन भाइयों का वो नहीं पूछते यहाँ पे इस फॉर्म में। तो इसमें अगर आपकी देखें दातन देर ई कार्टन से मतलब है स्पाउस, ठीक है, या रजिस्टर्ड पार्टनर आगे, तो उसका फैमिली नेम, उसका फर्स्ट नेम, या वही उसी तरह ऊपर वाली ही एग्जांपल के अगर कोई पहले वाला फैमिली नेम था तो वो, नहीं तो उसका फर्स्ट नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी नेशनलिटी, और उसके बाद पॉइंट नंबर 55 पे ये है कि डेट ऑफ मैरिज दातुम देर, जो भी आपकी मैरिज की डेट है वो यहाँ पे एंटर होनी है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ गया ये 55 तक आपका ये फिल हो जाएगा। उसके बाद आपका आ गया जी डेट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल एंड अडॉप्टेड चाइल्ड, अगर आपके कोई बच्चे हैं या आपने अडॉप्ट किए हुए हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, 56 57 पे, 58 में उसकी डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद आगे जो है नीचे उन्होंने पूछा हुआ 59 पे कि उनके पास अपना कोई रेजिडेंस परमिट है, अगर है तो येस, अगर नहीं है तो नो कर देंगे आप। इसी तरह अगर और बच्चे हैं एक से ज़्यादा हैं नीचे, तो उनकी डिटेल्स यहाँ नीचे एंटर करते जाएंगे आप, ऑन द वे ये नीचे ऐसे एंटर होती जाएंगी इनकी डिटेल्स टिल पॉइंट 73 आपके पास जगह है, मतलब 1 2 3 4 बच्चों की आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह आपका ये वाला फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे आ जाएगा जब नीचे आप पॉइंट नंबर 76 पे आ जाएंगे अपने बच्चों की एंड ऑल सारी डिटेल्स ऐड करके, तो पॉइंट 76 है कि अगर आपके स्पाउस है तो आपने उसका एड्रेस, मतलब ये ऊपर वही आपका करंट एड्रेस आ जाएगा। बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि आप सेम हाउस होल्ड में रहते हैं या जिस भी हाउस होल्ड में आप उस फैमिली के साथ रहते हैं तो आपने वही एड्रेस लिख देना। उसी तरह लैंड, उसका पोस्ट कोड, हाउस एड्रेस और सिटी, ठीक है, सेम नॉर्मली लोग रहते हैं उसी एड्रेस में, तो वो यहीं पे आ जाएगा। पॉइंट ई इज़ नाउ योर इंटेंडेड प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे आपका जो एड्रेस होगा ऑस्ट्रिया में यहाँ पे वो एंटर होगा। ठीक है, ई पॉइंट में यहाँ पे वो वाला एड्रेस आपका आ जाएगा, मतलब जो जहाँ की आपने एकोमोडेशन ली होगी वो एकोमोडेशन का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट 81 में लैंड ऑस्ट्रिया, पोस्ट कोड आपके कॉन्ट्रैक्ट से मिल जाएगा आपको। 5020 साल्जबर्ग का कोड है, मैंने वैसे ही एंटर कर दिया। अच्छा जी, अब 53 पे, अब 83 नंबर पॉइंट पे आपने स्ट्रीट और उसका हाउस नंबर लिखना है या जो कुछ भी, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट से आपको मिल जाएगा एकोमोडेशन के। अब विलहेम स्त्रासे 10 जैसे मैंने लिखा, स्त्रासे मतलब ये बीटा अगर आपको ना मिले तो आप इसकी जगह 2SS भी डाल सकते हैं। 2SS इज इक्वल टू बीटा इन जर्मन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एड्रेस आ जाएगा, और सिटी में आपकी सिटी आ जाएगी, नीचे टेलीफोन नंबर उस एकोमोडेशन का आपने देना है, और ईमेल एड्रेस भी उस एकोमोडेशन का देना है आपने। वो आपको जो भी आपके उसमें फॉर्म पे आ जाएगा, जो आपने एकोमोडेशन बुक की होगी उसकी कंफर्मेशन में आपको आ जाएगा, तो उसका डेटा आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। सही है, ई में इंटेंडेड प्लेस है आपकी जहाँ पे आप आकर रहना चाहेंगे। सही, तो ये यहाँ पे ये वाला सब डेटा आ जाएगा जो आपने ऑस्ट्रिया में जो आपका एड्रेस होगा, तो वो आपका ई पॉइंट वहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद नीचे है पॉइंट एफ। पॉइंट एफ जो है उसके बारे में उन्होंने डिटेल्स मांगी है। इफ़ यू हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव, मतलब आप खुद अपना फॉर्म नहीं फिल कर रहे या आप खुद नहीं अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा रहे, आपकी जगह कोई वकील कर रहा है, कुछ समथिंग लाइक दिस। पाकिस्तान में तो ये नहीं होता, बेसिकली आपको खुद ही जाके जमा करानी होती है, लेकिन ये अगर यहाँ पे एक्सटेंशन के लिए समथिंग लाइक दिस आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है या कुछ समथिंग लाइक दिस, तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे देते हैं। फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, उसका एड्रेस एंड ऑल सारा कुछ वही जैसे ऊपर आपने एंटर किया हुआ है वैसे ही।
तो ये आपको इधर आपको अगर कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा तो आप उसका डेटा ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, पॉइंट जी इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपका इंश्योरेंस का डाटा आ जाएगा, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस या जो भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस देखी है, तो जो आपके रिस्क कवर करेगी इंश्योरेंस ऑस्ट्रिया में, उसके मतलब जैसे आपका नाम ऊपर लिख देना यूनाइटेड आदम जी या व्हाट्सएवर, नीचे 100 नंबर पे उसका पॉलिसी नंबर या जो कुछ भी है वो लिख देना। अब पॉइंट एच इज सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपने डिटेल्स एंटर करनी है अपने सोर्सेज ऑफ फंड की। पॉइंट 101 में अगर कोई आपकी इनकम, यहाँ पे सारी इनकम एंड ऑल सारा कुछ का डिटेल देना है। 101 में आ जाएगा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो आपने प्रॉपर्टी शो की है या कुछ समथिंग लाइक दिस, तो वो प्रॉपर्टी का यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी है और हु है, मतलब यूरो में उसकी प्राइस क्या है। उसके बाद 105 में जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो आपने बतानी है कि आपकी यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में क्या है, इनकम है, क्या है, सब कुछ है। अगर कैश भी लिख सकते हैं, फंड्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी। और आगे उसकी हु है मोनाथलिक इन यूरो, मतलब ये आपकी इनकम जो है, ये आपने इनकम जो शो करनी है। और ऊपर वाले पॉइंट 101 में ही आप अपना प्रॉपर्टी का लिख सकते हैं या आप अपने जो सोर्सेज ऑफ फंड है वो भी लिख सकते हैं, टोटल कितने आपके पास। 105 में आप अपनी वो लिख सकते हैं जी, इनकम आपको कितनी हो रही है। और 106 में मतलब वो कितनी मंथली आपको इनकम मसूल हो रही है। ठीक है, तो 101 में आप अपनी जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसका टोटल डाटा आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हो सकता है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में रिलायबल पर्सन जो आपके ऑस्ट्रिया में, मतलब जो भी आपका स्पॉन्सर होगा, अगर आपके फादर हैं या व्हाट्सएवर आप स्पॉन्सर जिसको भी शो करते हैं उसकी डिटेल आएगी, फैमिली नेम, वही फर्स्ट नेम और 110 पे उनकी डेट ऑफ बर्थ। अगर वही आपका सेम स्पॉन्सर है, सेम समथिंग, तो मतलब फादर है आपके समथिंग, तो उनका ऐसे ही आ जाएगा जैसे आपने ऊपर उनका डाटा फिल किया नेम का, वैसे ही आ जाएगा उनका सब कुछ। उनकी वो मैरिड हैं, मतलब जो कुछ भी मैन फीमेल जो भी हैं वो सब कुछ, और उनका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, बुंदेसलैंड मतलब उनका कि वो कहाँ पे रह रहे हैं, ये उनके बारे में कि अगर आपको ऑस्ट्रिया में वो स्पॉन्सर कर रहे हैं तो इस तरह नीचे उनका एड्रेस उसी तरह आ जाएगा जैसे आपने ऊपर फिल किया। ठीक है, यहाँ पे वो आ जाएगा। पॉइंट नंबर आई पे आ गया जी, अगर आपके पास कोई, अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस है तो आपने उसके बारे में डिटेल देनी होती है, कौन सी कोर्ट में क्या फाइल नंबर और क्या डेट थी, वो मतलब क्रिमिनल आपका पुलिस सर्टिफिकेट क्लियर होगा तो कोई उसके बाद टेंशन नहीं होगी। अच्छा, जे में आ गया जी आपकी सारी डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो आपने उनको प्रोवाइड करने हैं। अब ये ऊपर रेड में यहाँ पे लिखा, अक्सर लोग इसको टिक कर देते हैं, सारा कुछ ऊपर लिखा हुआ यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग हियर। ये एम्बेसी खुद चेक करेगी आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से ओरिजिनल में दिए हैं, कौन से कॉपी में, और उनको आप वो टिक करती जाएगी। कुलतिकर राइजे पास मतलब आपका पासपोर्ट, उसके बाद गिबुट्स कुंदे बर्थ सर्टिफिकेट है आपका। ये लोग पूछते हैं जी बर्थ सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है, तो बर्थ सर्टिफिकेट के बगैर आपका रेजिडेंस परमिट फॉर्म नहीं सबमिट कर सकते। तो वो आ जाएगा आपकी लिख्त हाउस बिल्ड, मतलब लिख्त बिल्ड एक्चुअलिजियत, मतलब आपकी फ़ोटो। उसके बाद आपका आ गया उसके बाद आपके पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आ गया। उसके बाद अगर मैरिड हैं या कुछ तो वो बर्थ सर्टिफिकेट आ गया। बाकी आपकी जो पे स्लिप्स हैं, या उसके बाद अगले पॉइंट में नाकवाइज जो आ गए ना उस तरह वो आपका वो आ गया, इंश्योरेंस आ गई। उसके बाद आपकी पे स्लिप्स एंड ऑल। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने साथ उनको सबमिट करने हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। मतलब आपकी बैंक स्टेटमेंट, पे स्लिप्स एंड ऑल सारा कुछ, इसमें लाजमी नहीं है कि ये सब कुछ देने हैं। मतलब ये है कि आप इसमें से जो जो कुछ दे रहे हैं वो दे के, इसमें रेगुलर एक्सटेंशन के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ मतलब एक्सटेंशन के लिए आपको वो सेकंड वो देना पड़ता है कि आपने कितने क्रेडिट आवर्स किए हैं ऑल सारा कुछ। तो वो पॉइंट है एक। एक पॉइंट ये है कि पहली दफ़ा में आपको ज़रा ऑफ़र लेटर देना होता है यूनिवर्सिटी का, और अगर एनरोलमेंट लेटर है तो वो देना होता है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे बताने का ये है कि आपने इन जो बॉक्सेस हैं इनको टिक नहीं करना होता, ये एम्बेसी खुद करती है आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके एंड ऑल सारा कुछ कि आपने ओरिजिनल में सबमिट कराया, देख के उन्होंने आपको कॉपी दे दी समथिंग लाइक दिस। तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये इसमें बाकी एक्सटेंड फरलांगरुंग जहाँ पे है उसका मतलब फरलांगरुंग अंतरा का मतलब ये है कि ये इट्स एक्सटेंशन एप्लीकेशन। तो एक्सटेंशन एप्लीकेशन के लिए आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जो आप नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं अपना। बाकी सारे तो ऊपर मैंने बता दिए, अकोमोडेशन, उसके अलावा इंश्योरेंस का लेटर, उसके अलावा आपने ऑफ़र लेटर, उसके बाद आप अपनी शो करते हैं यहाँ पे जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, उसके बाद जो फाइनेंशियल प्रूफ है, जो भी फाइनेंशियल प्रूफ हो, किसी की सैलरी स्लिप्स हैं तो वो, किसी का एफपीआर का रिटर्न है, जो कुछ भी आपने शो करना है उसमें वो सब कुछ यहाँ पे मतलब आप उनको साथ सबमिट कर देते हैं तो वो यहाँ पे चेक करके उसको टिक करते जाते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली फिर उसके बाद जो है एक्सटेंशन के सारे मामला के बारे में लिखा हुआ, तो इसका इतना वो नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है बेसिकली, जो जो इसमें एप्लीकेबल हैं वो आपने जो जो जमा कराने हैं वो एम्बेसी वाले चेक करते जाएंगे और इसको खुद टिक करते जाएंगे। मेन पॉइंट हेयर इज़ कि इसको आपने टिक नहीं करना,
ऊपर लिखा भी हुआ नॉट टू बी फिल्ड बाय यू या नॉट टू बी टच्ड बाय यू, मतलब आपने इसको फिल नहीं करना, वो उसको खुद टिक करेंगे जो बॉक्सेस लगे हुए हैं उनको। ठीक है, तो ये अब सारी इसमें डिटेल गिवन है कि रेजिडेंस परमिट, फैमिली, कम्युनिटी, ये वो जो कुछ भी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो आपने कर ली है उसके रिक्वायरमेंट्स, CCTS के रिक्वायरमेंट्स, ये आप ट्रांसलेशन करके नॉर्मल उधर से भी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें, लेकिन नॉर्मल आपको पता है रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के थ्रू आपने चल के अपना बाकी सारा मामला कर लेना है। अच्छा, अब ये तो चलें क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ गया अगला मामला कि इसके बाद आपने साइन कहाँ कहाँ पे करना है। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट आ गई, और इसके बाद आपने साइन कहाँ कहाँ पे करना है। यहाँ पे एक जगह पे आपने साइन नहीं करने होते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे पहले इसके एंड पे जो है इस सब आपकी क्लियरेंस के ये सब कुछ नीचे आपने साइन करना है। वहाँ पे एक जगह पे आ जाएगा, अभी थोड़ा सा आगे चलता है तो मैं आपको बताता हूँ, फॉर्म नीचे आ जाता है तो मैंने स्क्रीन पहले कैप्चर की होती है और मैं फिर ये बाद में इसको कर लेता हूँ वॉइस ओवर। तो ये यहाँ से गुजर के जब आप नीचे आएंगे, नीचे आप आते जाएंगे तो ये आ गया नीचे जी। यहाँ पे आपने ओथ में अपनी लोकेशन देनी है, डेटम में आपने अपनी डेट डालनी है, और साइन जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे। और नीचे जो 2 लाइनें लिखी हैं हर्बन्जी आइने, तो यहाँ पे आपने अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका डाटा लिखना, उसका नेम और उसके साइन, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, इसी तरह नीचे हिनवाइस आ गया। हिनवाइस में नीचे ये इट्स बेसिकली नोटिस, इसमें आप नीचे आएंगे हिनवाइस में, तो हिनवाइस को क्रॉस करके इसमें एक पॉइंट होता है, वहाँ पे सिर्फ आपने साइन नहीं करने होते, वो मैं बस आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि उसका मतलब ये है कि आपने कलेक्ट कर लिया रेजिडेंस परमिट या रेजिडेंस परमिट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, तो वहाँ पे आपने बस साइन नहीं करने होते, बाकी सारी जगह इट्स द सेम वे आउट। और वहाँ पे आपने 2 जगहों पे साइन करने होते हैं, एक जगह पे साइन नहीं करने होते, वो आपसे बाद में साइन कराते हैं जब आप रेजिडेंस परमिट कलेक्ट करने जाते हैं, तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं, उसको भी फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये है पॉइंट 2, इसको भी फिल करना है। इसका मतलब ये कि आपको पता चल गया कि आपने एक्सटेंशन कब लेनी है। पॉइंट 1 है इससे पहले पीछे, वो मेरा ख्याल है मैं पीछे वीडियो में गुजार चुका हूँ। पॉइंट 1 है वो आपने फिल नहीं करना होता। ठीक है, पॉइंट 1 इज़ कि आपने कलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, वो आपने फिल नहीं करना होता। बाकी ये पॉइंट 2 जो है ये आपको, इसका मतलब ये है कि आपने 3 महीने पहले आपके एक्सपायरी से अपने नया रिन्यूअल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली आप 1 आध महीने पहले भी जाके कर सकते हैं। तो उसी तरह ऑल्ट आ जाएगा, मतलब जिस जगह आप फॉर्म फिल करेंगे डेट दातों में उसकी डेट आ जाएगी, इंटरस्क्रिप्ट में उसके साइन आ जाएंगे, और उसके बाद नीचे अगर कोई वही पार्टनर है तो वो। अच्छा, अब ये आखिरी फॉर्म आ जाता है इसके बाद। ये जो है ये बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी तो नहीं है, ये मतलब स्टैटिस्टिक्स हैं, तो आप ये वो अपने ऑर्डर में रखते हैं कि उनको पता चलता रहता है आपके बारे में। तो इसमें वो पहले आपका वही है ओरिएंटेशन, मैन फीमेल, उसके बाद ऑल्टर में आपकी एज आ जाएगी, फिर आपका फैमिली स्टैंड आ जाएगा। मैंने लिखा भी है इट्स फॉर दी स्टैटिक, तो वो अपने आप में अपनी स्टैटिक्स में वो रखते हैं कि यार कितने बंदे हमारे पास पढ़े लिखे हैं क्या कुछ। उसके बाद नीचे बी पॉइंट है डॉइच कैनिसे कि कितनी नॉलेज ऑफ जर्मन आपको कितनी, कायने में 9, उसके बाद गेरेंगे में थोड़ी, उसके बाद मॉडरेट है, उसके बाद मतलब फॉर्म आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपको ट्रांसलेशन मिल ही जाएगी। शेयर गुड बहुत अच्छे, जो भी आपकी जर्मन की नॉलेज है वो आप यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब उसको टिक कर लेते हैं। और इसके बाद वो आपसे अगले अगले मामले में वो ये पूछते हैं कि आपकी एजुकेशन कितनी है, वो आप उसको फिल करते हैं जो भी आपकी एजुकेशन है। तो एजुकेशन फिल करने के बाद आपसे वो पूछते हैं जी कि आपने कहाँ काम किया है। अगर आपने काम किया है तो येस, नहीं तो नो। नो निक 11 बाइते तो ऊपर था उस पर क्लिक कर दें आप, या जिसमें भी आपने काम किया है वो कर लें। और उसके बाद फिर आपने एंड पे वही आपका जहाँ पे आप साइन करेंगे डेट और आपके साइन। तो ये सब कुछ था फॉर्म में। नीचे लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर आप ऐड करना चाहें तो नहीं, तो ये सब कुछ था, सारा कुछ इस फॉर्म में। इतना मुश्किल नहीं है, इट्स एन ईजी फॉर्म। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं पे कुछ 2-4 मामला समझ नहीं आए इस फॉर्म के, तो आप मुझे हमेशा क्वेश्चन कर सकते हैं, यू नो दैट। और बेसिकली ऐसे ही आप इसकी ट्रांसलेशन करके रख लें तो आपको फॉर्म फिल करने में ईजी होगा। तो यही सब कुछ था इस फॉर्म में। अगर फिर भी कुछ आपको क्वेश्चन हो तो यकीनन मेरे से आप कभी भी पूछ सकते हैं। आई होप सो मैंने काफ़ी क्लियर करने की कोशिश की। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बाकी भाइयों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।